हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जहां पर हम आज लेके आए हैं 18 अप्रैल 2025 में जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम से संबंधित हो, स्टेट सिविल सर्विस से संबंधित हो, उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में एक बार चर्चा देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से आर्टिकल आज आए हुए हैं। ख़ास तौर पे पहला आर्टिकल जो बात कर रहा है किसके बारे में, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आया है उसमें आपको पता होगा कि कई दिनों से न्यूज़ में है, जिसमें क्या प्रावधान है, सारी चीज़ें हम थोड़ा सा देखेंगे, इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल बिहार का है तो इसे यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। तीसरा जो आर्टिकल है बात करेंगे एक बार विलुप्त हो चुका डायर वुल्फ। तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो नई प्रजातियाँ उत्पन्न हो रही हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है उसको यहाँ पे समझेंगे। अगला आर्टिकल सूर्य घर योजना के बारे में है, जिसे हम यहाँ पे जानेंगे समझेंगे। पांचवा आर्टिकल बात करेगा सी डॉट व स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, इसके बारे में देखेंगे, जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में। छठा आर्टिकल बात करेगा कोर्ट ने खुद को बहुत अधिक शक्ति दी है, तो कोर्ट की जो पावर है और जो गवर्नर पर जो कोर्ट का डिसीजन है गवर्नर के कोर्ट पर, तो उसमें अभी काफ़ी दिनों से मुद्दे में रहा है, जिसमें जो गवर्नर की जो अनुच्छेद 200 संबंधी जो शक्तियाँ हैं उस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जिसके बाद कई दिनों से आर्टिकल चर्चा में है। फिर बिग कैट अलायंस के बारे में समझेंगे, जो दुनिया का बनने वाला है, मतलब कि दुनिया में है ऑलरेडी, उसके मुख्यालय संबंधी कुछ है तो वो क्या है समझेंगे। फिर वही आर्टिकल यहाँ पे है वक्फ का, दोबारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। फिर एआई, रणनीतिक मामलों में एआई के कारक व उस पर जो आर्टिकल है उसे देखेंगे। ट्रम्पोनोमिक्स, जो ट्रम्प के द्वारा जो आर्थिक कदम उठाए गए हैं उसको ट्रम्पोनोमिक्स की संज्ञा दी गई है, उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के एक दिन बाद सरकार ने वक्फ कानून को के प्रमुख पहलुओं में 5 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। अभी क्या हुआ चर्चा में, आपको पता है कि वक्फ जो अधिनियम था 1995 पहले से चला आ रहा था, जिसमें 2023 में संशोधन किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट को इस जो प्रावधान किया गया संशोधन, उसमें संविधान के उल्लंघन का शक हो रहा है कि कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं उसको कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद अब क्या हो रहा है कि 5 मई को ये जो कानून है, वक्फ से जुड़ी जो गतिविधियाँ इसको स्थगित कर दिया गया है। अब अगर स्टैटिक के बारे में थोड़ा देखें कि वक्फ होता क्या है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वक्फ एक तरह का धार्मिक ट्रस्ट होता है। अगर देखें धार्मिक ट्रस्ट होता है, जो कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य से अपने ईश्वर या अल्लाह के नाम करना चाहता है तो ये वक्फ को दे सकता है। ठीक है, अब वक्फ क्या करता है, इस पर जो संपत्ति है इसका क्या करता है, अगर आप देखें इसका उपयोग वो देखते हैं मस्जिद बनाने में, इसका उपयोग कब्रिस्तान बनाने, मदरसा बनाने में, स्कूल आदि बनाने में वो करता है। तो वक्फ क्या कर रहा है, बेसिकली जो भी लोग धार्मिक आधार पर जो संपत्तियां वक्फ को दे रहे हैं उसका उपयोग वह इस तरह से कर रहा है। अब वर्तमान में क्या हुआ, अगर आप देखें मुद्दे पर क्या है, मुद्दे पर अगर आप देखें कि 17 अप्रैल 2025 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार 5 मई 2025 तक केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में सभी नियुक्तियों को अस्थायी रूप से रोक देगी। किसी भी वक्फ संपत्ति मूल रूप से बदलाव से परहेज करेगी। यह कदम कोर्ट की चिंता के बाद उठाया गया है। कानून के कुछ प्रावधान संपत्ति के अधिकारों को उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आ रहा है संपत्ति के अधिकार 300A, दूसरा धार्मिक अधिकार। तो अगर आपको पता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो बात कर रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 8 बात कर रहा है, और संपत्ति का अधिकार जो पहले फंडामेंटल राइट 19(1)(f) में था, जिसे बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा के आर्टिकल 300A में बना देगा। पहले फंडामेंटल राइट था संपत्ति के अधिकार, अभी क्या है, अभी वो है एक संविधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो अर्थात इसे जो रिट संबंधी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। साथ ही अगर आप देखें जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, उसको ये कहीं ना कहीं चैलेंज क्रिएट कर रहा है, ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा लगता है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, अभी इस पर रोक लगाई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो प्रावधान किए उसमें गैर मुस्लिम लोग जो वक्फ जो काउंसिल उसमें साथ ही साथ महिलाओं की नियुक्ति के संबंध में सरकार ने प्रावधान किए, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा में आया है। साथ ही साथ जो वक्फ के जो वकील हैं वो यह भी दावा करें कि अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी, साथ ही साथ अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करें कि किसी व्यक्ति को 15 क्या बात करता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसा जो वक्फ के वकील उनका मानना है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो ये तो सारी बातें हुई। कुछ स्टैट्स अगर आप देखें तो आपको पता होनी चाहिए कि 8.5 लाख से ज़्यादा अगर देखें वक्फ की संपत्ति हैं, और सबसे ज़्यादा यूपी में संपत्ति है। इसके बाद अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल है, फिर चाहे कर्नाटका है, यहाँ वक्फ संबंधी संपत्तियाँ। तो ये सारी चीज़ें चर्चा में नहीं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि अभी सरकार ने क्या किया है, इसे रोक लगाई है इसमें। ठीक है,
कोर्ट की चिंता मैंने आपको बता दी, मुद्दा आपको मैंने बता दिया। सरकारी आश्वासन, सरकार ने वक्फ परिषद व बोर्डों में सभी नियुक्तियों को निलंबित करके और वक्फ संपत्तियों के प्रकृति में किसी भी तरह के बदलाव को 5 मई 2025 तक अगली सुनवाई तक रोकने का वादा किया है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को रोका गया है। अब अगर थोड़ा सा हम बात कर लें आर्टिकल 25 से 28 तक, अगर ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी हो जाता है कि आर्टिकल 25 से 28 है क्या। तो आर्टिकल 25 के बारे में अगर आप पाएंगे तो आपको पाएंगे कि 25 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है कि सभी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं व प्रचार कर सकते हैं, यह बात करता है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर अपवाद क्या है कि कोई भी सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते। पता चला कि अब हाईवे में ही अगर आप देखें कि नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इस तरह की अब एक्टिविटी सार्वजनिक व्यवस्था को गड़बड़ करने वाली, नैतिकता को चुनौती देने वाली, साथ ही साथ स्वास्थ्य को चुनौती देने वाली ऐसी कोई गतिविधि आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 बाद में बात कर रहा है। इसी अगर आप देखें कहीं ना कहीं जो सामूहिक सुधार, सती प्रथा, बाल विवाह, इसके आधार पर क्या है कि ये सब धर्म के हिस्से नहीं है। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें राइट टू इक्वलिटी को चैलेंज करते हैं, इसलिए ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं आएंगे। फिर अनुच्छेद 26 बात कर रहा है धार्मिक संस्थाओं के बारे में कि जो संस्थान हैं उनकी क्या स्वतंत्रता है। तो संस्थान क्या अपना जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो खुद संस्थान चला सकती हैं, धर्म का प्रचार कर सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, संपत्ति का प्रबंधन कर सकती हैं, संपत्ति का प्रबंधन कर सकती हैं। अब संपत्ति का प्रबंधन कर सकती है, यही जो मामला है अनुच्छेद 26 का जो मामला है वो कहीं ना कहीं वक्फ का जो कानून बना है उस पर अभी फंडामेंटल राइट वर्सेस ये जो सुप्रीम जो पार्लियामेंट का जो कानून है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो बात कर रहे हैं 26, फिर अनुच्छेद 27 भी बात कर लेते हैं, 25 से 28 तक देख लेते हैं। तो 27 बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति को धार्मिक प्रचार है, पूजा करने के लिए किसी भी धर्म में मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही सरकार टैक्स नहीं लगा सकती किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए। तो 27 बात करता है। साथ ही साथ अगर आप देखें आर्टिकल जो 28 है वो क्या बात करता है, आर्टिकल 28 बोलता है कि सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो 28 बात करेगा धार्मिक शिक्षा ना दी जाए सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे। फिर प्राइवेट संस्थान हो तो अगर वो धर्म आधारित है तो वहाँ पे शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 29 बात करता है किसके बारे में, अनुच्छेद 29 बात करता है कि जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय हैं वो अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक। तो ये अनुच्छेद 29 बात कर गई। फिर इसमें एक और प्रावधान अनुच्छेद 29 करता है कि राज्य किसी भी नागरिक को शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 29 बात कर रहा है। और जो आखिरी अनुच्छेद बात कर रहा है 30, जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उन्हें संचालित कर सकते हैं। राज्य ऐसे संस्थानों की मान्यता या सहायता से इनकार नहीं कर सकता, और ये इस आधार पर नहीं कर सकता कि वो अल्पसंख्यक द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज हैं, ये सब अभी चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इन्हें शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये तो पूरा हमने बात कर लिया इस मुद्दे के बारे में जो यहाँ पे था। अब देखें अगला आर्टिकल बात करें बिहार में हर कोने में विरासत लेकिन संरक्षण संबंधी मांगे, तो बीपीएस संबंधी आर्टिकल उस वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है एक बार विलुप्त हो चुका डायर वुल्फ वापस आ गया है। चर्चा में क्या है, टेक्सास में अगर आप देखें, टेक्सास में एक जैव प्रौद्योगिकी फर्म है, उसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस। इसने यह दावा किया कि जो 12,000 साल पहले जो विलुप्त हो चुका भेड़िया उसके जैसा अनुवांशिक इंजीनियरिंग की गई है और एक सेम प्रॉक्सी प्रजाति का जो प्रजाति है वो तैयार की गई है, ठीक। अगर डायर वुल्फ के बारे में बात करें तो ये बेसिकली अगर आप देखें बहुत बड़ा शक्तिशाली जानवर था, है ना, जो 12,000 साल पहले पाया जाता था और ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ है कि यहाँ पे अब इसके जो बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोमुलस, साथ ही साथ दूसरे का नाम रेमस, ये दोनों का नाम है जो 2024 में ये जन्मे हैं, ठीक है। ये सटीक डायर वुल्फ नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें वैसे ही मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे मुद्दा आ जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाता है। फिर यहाँ पे क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं चर्चा में आती है। साथ ही साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे इकोलॉजिकल कंसर्न है कि अगर आप देखें कि जो पर्यावरण है, जैव नैतिकता है, उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। जो प्रजातियाँ जिसे कहते हैं कि भगवान ने बनाया है उसके साथ, नेचर के साथ छेड़छाड़ हो रही है। फिर बायो इथिक्स का जो मुद्दा इसमें सामने निकल के आता है, जैव नैतिकता का मुद्दा निकल के सामने आता है जो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ देता है। ये तो बात हो गई किसके बारे में। अब अगर आप बात करें कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वह क्या होती है, थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें, देखिए शरीर के अंदर डीएनए के छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो हमारे शरीर जो हमें गुण प्रदान करते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी आँख का रंग है, आपकी लंबाई है ना। तो ये जो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ गुण प्रदान करते हैं। अगर आपके किसी भी गुण में फेरबदल करना हो तो क्या किया जा सकता है, आपके जीन में
परिवर्तन लाया जा सकता है, इसको चेंज कर दिया जाए। अब चेंज कर दिया जाए, सपोज करिए चेंज कर दिया गया, तो आपके शरीर में मनोवांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला है, आपकी बात नहीं है, जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके संबंध में। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, पहले जीन को टारगेट किया जाता है, लक्षित किया जाता है, फिर उसको कट किया जाता है जीन को, फिर वहाँ पे जो ऐड किया जाता है, जो आप गुण वहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, नए जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। फिर देखा जाता है कि जो नतीजे हैं वो सामने आए कि नहीं। अब ये अगर आप देखें फ्लोरा या फौना, साथ ही साथ जो जीव जंतु सभी में इस्तेमाल की जा रही है। अब जैसे अगर आपने देखा होगा हाइब्रिड जो पौधे होते हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें बहुत सारे अभी सुअर में भी इस्तेमाल किया गया है, चूहों के साथ अभी यहाँ पर जो बता रहा है कि जो बुल्फ है उसमें भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब इसका एप्लीकेशन अगर आप देखें मेडिसिन में है ही, क्योंकि अगर आप देखें जो शरीर में कैंसर संबंधी उपचार हैं उनको, या कैंसर जो सेल्स है उसको अगर आप देखें कंट्रोल करने में किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में अगर आप देखें बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पौधों को पूरी तरह से नष्ट करने लगते हैं। तो कीट रोधी फसल बनाने में, सूखा की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे पौधे बनाने में जो सूखे को सह सकें, तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता है। इंडस्ट्रीज़ में भी बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करने में इसका उपयोग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरणीय जो चुनौतियाँ हैं वो इसकी सामने आ रही हैं। साथ ही साथ नैतिकता के इशू सामने आते हैं, पर्यावरण के संबंधी इशू, या पर्यावरण छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इससे जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। दूसरा अगर आप देखें नैतिकता संबंधी मामला, कि क्या आगे ऐसा मनुष्यों में अगर ऐसा होने लगा तो फिर क्या रह जाएगा, डाइवर्सिटी कहाँ रह जाएगी पर्यावरण में, है ना। फिर इससे क्या स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। तो ये तो सारे क्या चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो डायर वुल्फ ये था, इसके बारे में कुछ और कोई खास जानकारी किस पर कैसनाइन का उपयोग किया गया। इसके अलावा अगर आप देखें ZFN भी एक टेक्निक होती है। अब ये क्रिस्पर कैसनाइन बेसिकली कैंची है ना, जो क्या करती है, जाती है और जो जहाँ पे काटना होता है फेरबदल करता है, वहाँ पे वो अपना कार्य करती है। ये सारी बातें आपने होगी। इसके अलावा अगर आप देखें भारत में भी, अगर आप देखें भारत में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के तो बीटी कॉटन को अनुमति दी गई है। आपको पता होना चाहिए बीटी कॉटन एकमात्र फसल है जिसको भारत में अनुमति दी गई है, ठीक है। और इसका संबंधी जो कार्य होता है कौन करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल जो कमेटी होती है वह डिसीजन लेती है कि इन चीज़ों को स्वीकृति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ये तो प्रश्न हो गया जो बात कर रहा है। अब आगे के आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं। ये सारी बातें हैं, विलुप्त होने का कारण क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे देख समझ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारा क्रिस्प इनका बता दिया, रोमुलस, रेमस, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला आर्टिकल बात कर रहा है सूर्य घर योजना के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठन, घर घर अभियान चलाया जाएगा। अगर आप देखें तो ये बीपीएस संबंधी आर्टिकल जिसे हम बीपीएससी का जो वीडियो है उसमें देखेंगे। अगला आर्टिकल बात करेगा C.स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसने मल्टी कोर फाइबर पर भारत का पहला क्वांटम कुंजी या क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हासिल किया है। 17 अप्रैल 2025 को C.डॉट जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स व स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड STL ने मल्टी कोर फाइबर पर भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का या क्वांटम कुंजी वितरण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि भारत के भविष्य के डिजिटल नेटवर्क के लिए लागत प्रभावी और क्वांटम सुरक्षित संचार बुनियादी ढांचा बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो इसके बारे में आर्टिकल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटम जो कि डिस्ट्रीब्यूशन यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके पार्टियों के बीच एन्क्रिप्शन कुंजियों का आदान प्रदान किया गया है, ठीक है। ये सुरक्षा का तरीका। मल्टी कोर फाइबर एक प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें एक क्लैडिंग के भीतर कई कोर होते हैं जो बिना किसी हस्तक्षेप के डाटा व क्वांटम सिग्नल दोनों के साथ प्रसारण को क्षमता बना। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बेसिकली आर्टिकल है यहाँ पर, और बात कर रहा है कि C.डॉट व स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, यहाँ पर पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप किया है। अब अगर आप बात करें कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो 0 या 1 के फॉर्मेट में काम करते हैं, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो 0 1 दोनों साथ में काम कर सकता है। जहाँ पर अगर आप देखेंगे जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं उनकी जो गणना होती है सामान्य कंप्यूटर के तुलना में बहुत फास्ट होती है, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। अब देखें, अब यहाँ पे बात कर लें अगर कि जो क्वांटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसके बारे में देखें तो ये क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है, अगर इसके बारे में बात करें, ऐसी टेक्निक होती है जिसका उपयोग सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए किया जाता है। और यह जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर कार्य करती है, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करती है, और दो पक्षों के बीच एक इनक्रिप्शन कुंजी को इस तरह से इसमें साझा करता है कि कोई तीसरा व्यक्ति यदि सुनने की कोशिश करे तो वह तुरंत पकड़ा जाता है। तो अगर आप बात करें तो क्वांटम जो की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करेगा, वो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर काम करेगा, जिससे क्या कम्युनिकेशन को बेहतर व सुविधाजनक बनाया जा सके, ठीक है। अगर आप देखें इसकी कुछ थ्योरीज अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग
सिद्धांत, वह कहीं ना कहीं क्वांटम जो की डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। दूसरा अगर आप देखें क्वांटम इंटेंगलमेंट हो, क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, जो कई अवस्थाओं में एक साथ रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्वांटम जो की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमने जाना समझा। ठीक है, अगला आर्टिकल बात कर रहा है किसके बारे में, अगला आर्टिकल बात कर रहा है कोर्ट ने खुद को बहुत अधिक शक्तियाँ दे दी हैं। अब देखिए क्या चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की जो विवेकाधिकार को सीमित करना सही ठहराया, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियाँ सीमित करना ज़्यादा दूर चला गया। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया राज्यपाल की शक्तियों पर कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो आप शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आप किसी विधानसभा के बिल को अनुमति देते हैं या वापस करते हैं या अमेंडमेंट करने के लिए कहते हैं या आप राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करते हैं, तो ये आप समय सीमा के भीतर करें। यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन अभी फिर क्या हुआ कि राष्ट्रपति के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित कर दी कि राष्ट्रपति भी इसको समय सीमा के अंदर दें। तो अब क्या मुद्दा ऐसा बन गया कि ठीक है, राज्यपाल तक तो आपने बोला, लेकिन जो राष्ट्रपति तक मामला पहुँच गया वो कहीं ना कहीं आपकी सीमाओं से बाहर चला गया है। कहीं कहीं जो शक्तियों को पृथक्करण है, जिसमें हमारी कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, उसको बेहतर तरीके से लागू करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर मामला आगे चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयक पर अनिश्चित काल तक सहमति देने से देरी नहीं कर सकते, जबकि इस फैसले के हिस्से को संघीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए व्यापक रूप से सराहा गया। राष्ट्रपति पर भी अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यही सिद्धांत लागू होता है और न्यायिक प्रतिरेक और संवैधानिक संतुलन पर बहस को जन्म दे दिया। तो ये जो 111 पर अगर आप देखें, उस पर जो मुद्दा खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौती उत्पन्न कर रहा है। यह मामला आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में क्या हुआ था, वहाँ के जो राज्यपाल है उन्होंने क्या किया, 10 विधेयकों को बहुत समय तक निलंबित कर दिया था, उन पर कोई अनुमति नहीं दी थी। तो ऐसा समझ में आया था कि यहाँ पर जो अनुच्छेद 200 है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो गवर्नर, क्योंकि उन्हें समय सीमा के भीतर अनुमति देने की बात होती है। अगर समय सीमा के भीतर अनुमति नहीं देते हैं तो ये असंवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ अनुच्छेद 201 आपको पता होना चाहिए। 201 में क्या होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पे क्या शक्तियां हैं उसके पास, जो राज्यपाल के द्वारा उसके पास ट्रांसफ़र किए गए हैं, उसके संबंध में शक्तियों की बात करता है। ठीक है, साथ ही अगर आप देखें राष्ट्रपति पर भी अनुच्छेद 111 के अंतर्गत समान प्रतिबंध लागू किए गए, जिससे कई विशेषज्ञों ने समस्याग्रस्त बताया। राज्यपाल की शक्तियों पर लगाम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल को उचित समय सीमा के भीतर कोई न कोई निर्णय लेना होगा, या तो सहमति दे, असहमति दे, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे। राष्ट्रपति शक्तियों पर सवाल भी उठाएं। न्यायालय ने भी कहा, देखा कि राष्ट्रपति भी अनिश्चित काल तक सहमति की रोक नहीं सकते, जिससे पॉकेट वीटो की शक्ति सीमित होती है। तो 111 में जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वीटो पावर जो है राष्ट्रपति की, उसमें जो पॉकेट वीटो है उसके अंतर्गत क्या है कि जो राष्ट्रपति है बिल को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है, लेकिन अगर समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है, जो पॉकेट वीटो संबंधी शक्ति है वह फिर कहाँ रह जाती है। तो इस बारे में काफ़ी चीज़ें न्यूज़ पर रही। पहली बार अनुच्छेद 111 में सीमाएं पढ़ी गई, जिसमें परंपरागत रूप से राष्ट्रपति को व्यापक विवेकाधिकार देने वाला माना जाता है। संघवाद पर प्रभाव, यह फैसला राज्य की स्वायत्तता की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित कर कि निर्वाचित विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को गैर निर्वाचित संवैधानिक पद रोक ना सके। ठीक है, तो ये बात होती है कि अगर कोई विधानसभा है, जैसे वहाँ की जनता ने चुना है, लेकिन अगर क्या किया जा रहा है, लगातार बिल को रोका जा रहा है, चाहे गवर्नर के द्वारा हो चाहे राष्ट्रपति के द्वारा हो, तो कहीं ना कहीं जो शक्तियों का जो केंद्र संबंध है ना, वो कहीं ना कहीं से नकारात्मक रूप से, या संघवाद हमारा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो ये तो मुद्दा था। फिर अगला आर्टिकल बात कर रहा है किसके बारे में, अगला आर्टिकल बात कर रहा है भारत में बनेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय। ठीक है, अब अगर आप देखें भारत में आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के मुख्यालय की मेजबानी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य 7 प्रमुख बड़ी जो कैट प्रजाति उनका संरक्षण करना है। तो जो कैट प्रजातियां हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तेंदुआ आता है, स्नो लेपर्ड आता है, टाइगर आता है, तो ये बहुत सारे जो जीव आते हैं, चीता आता है। तो इनके जो संरक्षण के लिए क्या हो रहा है, भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ अभी समझौता किया है। इसके बारे में अगर देखें अलायंस के बारे में, कि इंटरनेशनल बिग कैट जो अलायंस है अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्लोबल टाइगर फोरम GTF द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था उन देशों को एकजुट करना जो बिग कैट की प्रजातियों को संरक्षण में रुचि रखते हैं, जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है और तेजी से निवास स्थान की हानि, शिकार, जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में। आपको पता है कि बिग कैट में ज़्यादातर जो प्रजातियां हैं वो कहीं ना कहीं IUCN की रेड लिस्ट में हैं। ठीक है, चाहे आप इंडेंजर्ड में हो, टाइगर के बारे में बात कीजिए, चाहे लेपर्ड के बारे में बात कर लीजिए, है ना, चाहे चीता के बारे में बात कर लीजिए। चीता तो भारत में 1952 में ही विलुप्त हो गया था, तो अभी चीता रीइंट्रोड्यूस जो कार्यक्रम वो चलाया जा रहा है, जो भारत के कुनो, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद अगर अभी देखेंगे गांधी सागर जो अभ्यारण्य है, वहाँ पर भी रिलोकेट किया जा रहा है चीता को। तो ये सारी जो प्रजाति उनके संरक्षण के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर भारत क्या कर रहा है, यहाँ पर उसने
यहाँ पर रुचि दिखाई है, साथ ही साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्य विशेषताएं अगर देखें, मुख्यालय का स्थान, IBCA का मुख्यालय भारत में होगा, है ना, इंटरनेशनल बिग कैश अलायंस का। इसे औपचारिक रूप से स्थापित करने का समझौता अप्रैल 2025 में स्थानांतरित किया गया। IBCA के अंतर्गत आने वाली बड़ी प्रजातियाँ कौन कौन सी? टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। ये प्रजातियाँ विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाती हैं, अलग अलग स्थान पर खतरों का सामना कर रही हैं। वित्तीय और सरकारी समर्थन के इसमें भारत 2023-24 में 2027-28 तक प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपए देगा इसे। यह राशि बुनियादी ढांचे हो, सुरक्षा हो, स्टाफिंग हो, प्रशासन में खर्च होगी। और विदेश मंत्रालय इसमें क्या करेगा? समन्वय का कार्य करेगा। तथा सभी देश जिसके पास स्वदेशी बड़ी बिल्ली जो बिग कैट प्रजातियां हैं वे इस अलायंस के शामिल होंगे। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें, भूटान है, तंजानिया, इथियोपिया, बांग्लादेश। तो ये जो यहाँ पर जो ये प्रजातियाँ हैं उसके संबंध में क्या करेंगे? सदस्यता इनके पास होगी। विश्व की सबसे बड़ी बाघ की आबादी अगर आप देखें भारत के पास है। 2022 में 3167 बाघ भारत के पास थे, अब 4000 के आसपास पहुंच रहे हैं। 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त चीता जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था। गिर में भी एशियाई शेरों का संरक्षण किया जा रहा है। ये तो बात हो गई। अगर आप देखें भारत में जो पैंथेरा टिग्रिस है या टाइगर है जिसके बारे में बात करें तो इंडेंजर्ड में आता है। साथ ही साथ भारत में भी जो प्रजातियाँ बाघ के संबंध संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट टाइगर हो, है ना, उसको। और इसके अलावा जो आप देखें ग्लोबल बिग टाइगर GTF है, ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ भारत का जुड़ाव। तो इस वजह से क्या हो रहा है, भारत में टाइगर की प्रजाति है लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टाइगर पाई जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। उसके बाद कर्नाटका में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा संबंधी एक और आर्टिकल है जो कहीं ना कहीं पिछले आर्टिकल से ही संबंधित है, जिसमें बात हो रही है वक्फ अधिनियम से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। ठीक है, इसके बाद इसमें आर्टिकल AI संबंधी आर्टिकल है। साथ ही साथ अगर आप देखें टोपोनिमस के बारे में आर्टिकल है। तो वक्फ के बारे में तो ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। तो यहाँ पर दोबारा कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो देख लेते हैं। अगर देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। याचिकाकर्ताओं में राजनीतिक नेता, नागरिक समाज के सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने वक्फ संपत्तियों प्रशासन, वक्फ बोर्ड की संरचना, जिलाधिकारी की भूमिका संबंध में संशोधन को लेकर गंभीर संवैधानिक चिंताएं उठाई हैं। वक्फ अधिनियम 2025 के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख ले जिलाधिकारी के संबंधित शक्तियाँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति हो रही है। पहला तो ये इशू हो रहा है। क्या हो रहा है कि 2025 में जो कानून बन रहा है वो बात कर रहा है कि वक्फ को जो बोर्ड बनेगा उसमें गैर मुसलमान भी होंगे तथा महिलाओं की भी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें, मैंने भी फंडामेंटल राइट के बारे में जोड़ा था, मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक संस्थाओं का संचालन प्रबंधन का अधिकार देती है। और इसमें क्या है कि वो अपनी संस्थाओं किस तरह संचालित कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। तो सरकार द्वारा किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति को जोड़ना कहीं ना कहीं उनके जो धार्मिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनका उल्लंघन करता है। तो इसलिए क्या है, ऐसा मतलब कि जो लेख लिख रहे हैं उनका मानना है, मेरा मानना नहीं है, उनका मानना है। तो ये जो चुनौती है यहाँ पर ये देखी जाती है। फिर अनुच्छेद 29 भी बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक अधिकार होते हैं वक्फ बोर्ड के पास, है ना। अब जिलाधिकारी को दिए गए कौन कौन से अधिकार है? धारा 22(1) के तहत जिलाधिकारी किसी भी भूमि को वक्फ भूमि घोषित कर सकते हैं, वह भी बिना न्यायिक प्रक्रिया के। यह अनुच्छेद 300(a) और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन माना जा रहा है। सीमितता अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट से छूट। धारा 107(b) के तहत वक्फ विवादों को लिमिटेशन एक्ट से बाहर रखा गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड कई वर्षों बाद भी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रावधान मनमाना, पक्षपाती, क्योंकि किसी भी अन्य धार्मिक संस्था को यह विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। राजनीतिक सांप्रदायिक संवेदनशीलता, कांग्रेस हो, राजद हो, TMC हो, AIIM जैसे दलों के सांसद इस कानून का विरोध किया है। आरोप है कि इसका दुरुपयोग कर जमीन को निशाना बनाया जा सकता है, उसमें सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकते हैं। ठीक है, रणनीतिक मामलों में AI के कारक पर एक गहरा दृष्टिकोण। अगर आप देखें, यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को आकार दे रही है, विशेष रूप से सैन्य रणनीतिक मामलों के क्षेत्र में। यह युद्ध व रक्षा निर्णय निर्माण में AI को शामिल करने की परिवर्तनकारी संभावनाओं के साथ साथ नैतिक व शासन में जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करता है। रणनीतिक मामलों में AI के बारे में अगर देखें, AI का उपयोग निगरानी हो, चाहे सीमा निगरानी हो, चाहे स्वायत्त प्रणाली हो, साइबर जो अब मिशन होते हैं, सैन्य मिशन होते हैं, उसमें किया जा रहा है। यह तकनीकी क्षमताओं को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है, लेकिन इसके उपयोग से जवाबदेही, तनाव बढ़ने का खतरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी गंभीर प्रश्न यहाँ पर उठ रहे हैं। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं अगर देखें, युद्ध क्षेत्रों में AI के उपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। AI टूल्स का उपयोग स्वचालित स्ट्राइक निर्णय के लिए किया जा सकता है। शीत युद्ध की परस्पर सुनिश्चितता, म्यूचुअल असोर्ड डिस्ट्रक्शन जैसी रणनीतियों की याद दिलाता है। AI के द्वारा बिना मानवीय निगरानी के त्वरित
निर्णय लेने की क्षमता, अनजाने में तनाव, गलतफहमी। अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कई बार ऐसी सिचुएशन आई है जो विश्व युद्ध होते होते बचा, चाहे अमेरिका और रूस के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था जो 1992 में ख़त्म हुआ, उस दौरान कई बार ऐसी परिस्थिति आई है जो कहीं ना कहीं अब एआई को शामिल करने से ये हो रहा है, कभी ऐसा हो सकता है कि एआई को शामिल किया जाता है और उस वजह से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जिससे कोई युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया, कहीं अटैक हो गया। ये जो चुनौतियां हैं ये रणनीतिक मामले में दिखाई दे रही हैं। इसके बारे में आर्टिकल बात करता है। एरिक स्मिथ व हेनरी किसिंजर जैसे जो विशेषज्ञ हैं उनका रक्षा व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पृष्ठभूमि में एआई की रणनीतिक क्षमता को अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। अधिकांश एआई चर्चाएं तकनीकी दृष्टिकोण तक सीमित है जो सुरक्षा कूटनीतिक ढांचे में गहराई से नहीं जुड़ती। तो हेनरी किसिंजर अगर आप जानते होंगे तो एक स्टेटमेंट अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कि ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना ही तो कोई परमानेंट इनमी है हमारा, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं हर एक कंट्री के। तो जो अमेरिका के एक अगर आप देखें एक डिप्लोमेट थे, चाइना में बहुत समय तक रहे थे और अमेरिका और चाइना के बीच जो संबंध अच्छे हुए हैं तो जिनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी ये मानना है कि अभी क्या है, अभी इसमें पूरी तरह से अगर आप देखें विचार विमर्श की आवश्यकता है, वही यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहा है। हालिया आंकड़े अगर आप देखें यूएस अमेरिका 2023 एआई रणनीति जिम्मेदार एआई पर जोर, पूर्णतः स्वायत्त घातक प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाती है। फिर अगर आप देखें चीन की रणनीति युद्ध क्षेत्र पर कमांड कंट्रोल एआई सहायता का जोर है ना। इजराइल की गास्पेल प्रणाली गाजा 2023 में उपयोग एआई संचालित निगरानी, लक्ष्य निर्धारण पर वैश्विक वहाँ शुरू हुई है। नाटो की 2024 रूपरेखा पारदर्शिता, मानवीय निगरानी, जवाबदेही को प्राथमिकता देती है। ये यहाँ पे बात होगी। फिर बात हो रही है ट्रम्पोनोमिक्स, गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता। अब यह जो आर्टिकल है जो बात कर रहा है कि ट्रम्पोनोमिक्स जो आर्थिक विचारधारा का मूल्यांकन करता है, यह तर्क देता है कि ट्रंप की संरक्षणवादी व्यापार नीतियां, विशेष रूप से टैरिफ नीति, रणनीतिक उपयोग वैश्विक अस्थिरता तो स्थायी प्रभाव छोड़ चुकी, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ट्रम्पोनोमिक्स बेसिकली इसलिए बोला जा रहा है कि ट्रंप ने क्या किया है कि जो अमेरिका की जो व्यापारिक घाटे हैं उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक तरफा टैरिफ लगाने शुरू किए हैं और जिन भी देशों के साथ उनका व्यापारिक घाटा उन सभी पर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। 36% ज़्यादातर वस्तुओं में, चाइना में 26%, भारतीय वस्तुओं में, और एक बहुत सारी वस्तुओं में 100% भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं चाइना की। तो ये जो क्या है वैश्विक स्तर पर मंदी उत्पन्न कर रहा है, शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट ऐसे देखी गई है। तो इस संबंध में ट्रम्पोनोमिक्स एक वर्ड निकल के आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो आर्थिक नीति का एजेंडा है मुख्य रूप से इन सिद्धांतों पर है। पहला है संरक्षणवाद, अपने देश की जो आर्थिक जो खासतौर जो कंपनियां हैं, लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंजर्व करना, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे लोकल एम्प्लॉयमेंट को प्रिजर्व करना। फिर घरेलू जो पुनर्निर्माण है, जो उनका लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना, रिस्ट्रक्चर करना। विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता घटाना, अगर आप देखें चाइना ताइवान से जो भी आयात हो रहा है इस पर जो डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है उसको घटाना। व्यापार असंतुलन, अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने के लिए टैरिफ का उपयोग करना, ये सारी चुनौतियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मुख्य विशेषताएं का देखें, ट्रम्पोनोमिक्स के प्रमुख प्रस्ताव अमेरिका उद्योगों को पुनः देश में लाकर विनिर्माण को पुनर्जीवित करना। वैश्वीकरण ऑफ शोरिंग ने अमेरिका श्रमिकों को नुकसान पहुँचाया है। तो ये सारे इशूज़ क्या है निकल के सामने आए जो कहीं ना कहीं वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसमें चुनौती क्रिएट कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर अमेरिका विनिर्माण रोजगार 2020 में 12.3 मिलियन से अगर आप देखेंगे 13 मिलियन हो गया है। नवीनतम व्यापार घाटा 2020 में 1.19 ट्रिलियन से घटकर 2023 में 1.06 ट्रिलियन हुआ है अमेरिका का। चीन का अमेरिकी आयात हिस्सा तो 18 में 21% था जो 2023 में 13% हुआ है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, लेकिन जो अमेरिका की जो नीतियां हैं, खासतौर पर ट्रम्पोनोमिक्स जिसे वर्ड बोला जा रहा है, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। उस संबंध में कई दिनों से आर्टिकल आ रहे हैं, तो यह भी आर्टिकल उसी का पार्ट है। तो ठीक है, आज का डिस्कशन फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक